हाँ बेटा, हम पढ़ रहे थे क्या क्या पढ़ रहे थे? जंतु ऊतक के बारे में। हाँ बेटा, तो जंतु ऊतक में हमने जब पढ़ रहे थे तो हमने क्या क्या पढ़ लिया था? हमने उसमें तंत्रिका ऊतक, ठीक है, और पेशीय ऊतक हम पढ़ रहे थे। अब आगे जाने से पहले एक जो महत्वपूर्ण सूचना है वो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स, देखो बेटा, आज जो है अपने ये जो वीडियोस चल रहे हैं, ये बेटा ये वीडियो क्लासेस अब आज अपना लास्ट है यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब पर आज हमने लास्ट वीडियो डालेंगे बेटा, ठीक है। इसके बाद में जो भी वीडियो होगा वो वीडियो बेटा अपनी खुद की ऐप पर होगा, खुद की एप्लीकेशन पर होगा, और वो इसी नाम से है न्यूक्लियस कैरियर पॉइंट। न्यूक्लियस कैरियर पॉइंट के नाम से एक एप्लीकेशन है बेटा। वहाँ से जो है अब इस ऐप को डाउनलोड करना है। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए ये ऐप जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड होगी, ठीक है। और अधिकतर स्टूडेंट्स को इसका लिंक भेज दिया गया है, लेकिन अगर लिंक नहीं भी मिला हो तो बेटा प्ले स्टोर पे जाकर के न्यूक्लियस कैरियर पॉइंट ये ऐप है बेटा, इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, जिसके पास लिंक नहीं मिला है, वो ये जो फ़ोन नंबर है जो आपकी बुक कॉपीज़ वगैरह पे भी है 8058846305 बेटा, ये जो नंबर है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है। और इस ऐप को खोलने के लिए जैसे जैसे हम सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर से इस ऐप का नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? न्यूक्लियस कैरियर पॉइंट। यहाँ से इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, फिर धीरे धीरे क्या उसमें अपना नाम, उसमें अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी से अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। इसको रजिस्ट्रेशन करके और इसको डाउनलोड कर लेना बेटा, ठीक है। जैसे जैसे प्रोसेस उसके अंदर होता जा रहा है वैसे वैसे उसको डाउनलोड कंप्लीट कर लेना। हाँ, और जिन स्टूडेंट्स ने मॉड्यूल और नोट्स ले रखे हैं उनके लिए उनको पासवर्ड भेज दिए जाएंगे या भेज दिए गए हैं, ठीक है। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक मॉड्यूल्स वगैरह नहीं लिए हैं वो अपने मॉड्यूल्स लें, मॉड्यूल्स, नोट्स और इस ऐप के पासवर्ड लें बेटा, ठीक है। क्योंकि अब बेटा बिना पासवर्ड के ये एप्लीकेशन नहीं खुलेगी, बिना पासवर्ड के एप्लीकेशन नहीं खुलेगी। और आज के बाद में जितने भी वीडियोज़, जितने भी नोट्स, PDF वगैरह और जो भी टेस्ट वगैरह का शेड्यूल होगा या जो टेस्ट होंगे वो सारे उसी एप्लीकेशन के थ्रू ही होंगे, ठीक है बेटा। और वहाँ पर जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड होती है वहाँ पे सबकी क्लासेस डाली हुई हैं, उन्हीं क्लास पे जाकर के जिस क्लास का जो स्टूडेंट है उस क्लास के लिए रिक्वेस्ट भेज दें, उस क्लास के लिए रिक्वेस्ट भेज दें ताकि उसको यहाँ से वो ID पासवर्ड मिल जाए, ठीक है बेटा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना कि आज हमारी ये यूट्यूब पर लास्ट क्लासेस होंगी, उसके बाद में जो भी क्लासेस होंगी बेटा ये भी होंगी, ये जो पिछली क्लासेस जो होंगी वो भी अपने ऐप के ऊपर मिलेंगी, ठीक है। और सभी स्टूडेंट जो भी हैं वो सारे इस ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, ठीक है बेटा। ये तो था किसके बारे में, थोड़ा सा अपने जो ऑनलाइन क्लासेस हैं इसके बारे में थोड़ा सा। अब आगे हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं, अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है बेटा। हम पढ़ रहे थे क्या? पेशीय ऊतक। तो हमने पेशीय ऊतक की संरचना में क्या पढ़ लिया था बेटा? उसमें हमने पढ़ लिया था कि क्या पढ़ा हमने? जो कंकाली ऊतक है उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया, उसकी संरचना किस प्रकार से होती है वो भी हमने देख लिया था। अब उसमें एक शब्द आया था बेटा कि संकुचनशील प्रोटीन। अब ये संकुचनशील प्रोटीन होती क्या है? ये ऐसी प्रोटीन होती है जिनकी वजह से किसकी क्रिया होती है बेटा? जिसकी वजह से संकुचन और शीतलन की प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि एक जो कंकाली पेशियाँ होती हैं उसमें दो प्रकार की संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है। एक होती है बेटा कौन सी? एक्टिन, और दूसरी होती है मायोसिन, ठीक है। ये हमने उसकी संरचना में देख लिया था। तो अब हम देखते हैं कि इसके थोड़े से इनकी एक्टिन और मायोसिन की संरचना क्या होती है और इनके क्या क्या गुण होते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे बेटा, देखो अगर हम देखें हम किसकी बात करें बेटा? एक्टिन प्रोटीन की अगर अपन बात करते हैं तो एक्टिन प्रोटीन जो होती है बेटा कैसी, हमने देखा था कैसी होती है? वो पतली, लंबी और प्रत्यास्थ, ये तीन गुण पाए जाते हैं इसके अंदर। जो एक्टिन प्रोटीन होती है बेटा पतली होती है, लंबी होती है और प्रत्यास्थ होती है, ठीक है। और अगर अपन बात करें मायोसिन प्रोटीन की तो मायोसिन प्रोटीन जो होती है वो किस प्रकार की होगी बेटा? मायोसिन प्रोटीन होगी बेटा मोटी, मोटी होगी, छोटी होगी और अप्रत्यास्थ,
मोटी होगी, छोटी होगी और अप्रत्यास्थ होगी। तो ये बेटा इसका कंपैरिजन करें तो एक्टिन प्रोटीन जो होती है वो कैसी होती है, ये बेटा पतली, लंबी और प्रत्यास्थ होती है, जबकि मायोसिन प्रोटीन जो होती है वो मोटी होती है, छोटी होती है और अप्रत्यास्थ होती है। ठीक है, अब हम इनकी संरचना देखते हैं कि ये जो एक्टिन प्रोटीन होती है, ये एक्टिन प्रोटीन ये किस प्रकार की संरचना होती है या इसकी संरचना कैसी होती है। तो बेटा अब देखते हैं कि ये जो एक्टिन प्रोटीन होती है बेटा, इसमें 3 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, 3 प्रकार के संरचनाओं से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, अब ये संरचनाएं कौन कौन सी होती हैं, अगर अपन बात करें ये संरचनाएं कौन कौन सी होती हैं, तो देखिए संरचनाओं की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें एक तो होता है बेटा ट्रोपोमायोसिन, एक तो ट्रोपोमायोसिन होती है, दूसरी होती है एफ एक्टिन और तीसरी होती है ट्रोपोनिन। ये 3 प्रकार की कंपोनेंट है, 3 प्रकार की प्रोटीन ये संरचनाएं पाई जाती हैं जो तीनों मिलकर के एक्टिन प्रोटीन का निर्माण करती हैं। अब ये किस तरह से व्यवस्थित होती हैं बेटा, इसको देखते हैं हम कैसे व्यवस्थित होती हैं। ये जो बेटा ट्रोपोमायोसिन है इसके 2 स्ट्रैंड पाए जाते हैं, 2 रज्जु पाए जाते हैं जो एक दूसरे कैसे होते हैं, कॉइल्ड, एक दूसरे के ऊपर कुंडलित संरचना के रूप में होते हैं। ये कौन होगी बेटा, ये हो गई ट्रोपोमायोसिन। तो ये जो होती है ये ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, अब दूसरी संरचना कौन सी, एफ एक्टिन। तो एफ एक्टिन की अगर अपन बात करते हैं तो एफ एक्टिन जो होती है बेटा गोलाकार प्रोटीन होती है, और ये जो गोलाकार प्रोटीन होती है वो इस ट्रोपोनिन के चारों तरफ व्यवस्थित होती है, इस ट्रोपोनिन के चारों तरफ ये एफ एक्टिन जो गोलाकार प्रोटीन होती है ये इसके चारों तरफ व्यवस्थित होती है, इससे जुड़ी हुई होती है बेटा। ठीक है, ये क्या हो गई, ये एफ एक्टिन की बात हो गई। और अगर अपन बात करते कौन सी, ट्रोपोनिन जो होती है बेटा, इस ट्रोपोमायोसिन पर कहीं कहीं पर, इस ट्रोपोमायोसिन पर कहीं कहीं पर विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसको अपन कहते हैं ट्रोपोनिन। ये ट्रोपोनिन, ये एफ एक्टिन। ठीक है बेटा, तो ये जो होती है ये अगर अपन एक्टिन प्रोटीन की बात करते हैं तो एक्टिन प्रोटीन जो होती है इसमें 3 प्रकार के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, 3 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। और ये पहला कौन सा होता है, ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन के 2 रज्जु पाए जाते हैं। ठीक है, और इन रज्जुओं के चारों तरफ जो होती है वो एफ एक्टिन क्या होती है, लिपटी हुई होती है, चारों तरफ एफ एक्टिन प्रेजेंट होती है। और इस ट्रोपोमायोसिन पर कहीं कहीं पर, सभी पूरी के ऊपर नहीं, ट्रोपोमायोसिन पर कहीं कहीं पर ट्रोपोनिन प्रोटीन उपस्थित होती है। और बेटा इस ये जो ट्रोपोनिन प्रोटीन होती है, इस ट्रोपोनिन प्रोटीन के नीचे, कहाँ की बात कर रहे हैं, इस ट्रोपोनिन प्रोटीन के नीचे क्या उपस्थित होता है, मायोसिन बंधन स्थल। क्या पाया जाता है बेटा, मायोसिन बंधन स्थल पाया जाता है, जहाँ से ये जो ट्रोपोनिन जो मायोसिन प्रोटीन होगी उस वो आकर के जुड़ेगी। जब संकुचन और शिथिलन की प्रक्रिया होगी उस दौरान ये जो कि हम इस बार नहीं अगली कक्षा में पढ़ेंगे, तब देखेंगे कि किस तरह से ये संकुचन की क्रियाविधि होती है, संकुचन कैसे होता है, संकुचन और शिथिलन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात है बेटा, यहाँ पे देखना है कि ये जो ट्रोपोनिन जो होता है उसके नीचे क्या उपस्थित होता है। अगर इसको अनावृत कर दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, अगर इसको हटा दिया जाए, और ये हटाने का काम कौन करते हैं बेटा, इसको हटाने का काम करते हैं कैल्शियम आयन, इसको हटाने का काम करेंगे कैल्शियम आयन। तो अगर इसको हटा दिया जाए तो इसके नीचे क्या उपस्थित होता है, उसके नीचे बेटा उपस्थित होती है मायोसिन बंधन स्थल। बात समझ में आ गया था कि तो ये जो है ये किसकी संरचना हो गई बेटा, ये एक्टिन की संरचना हो गई। तो अगर अपन बात करते हैं इस एक्टिन प्रोटीन के बारे में, तो ये जो एक्टिन होती है उसके अंदर ट्रोपोमायोसिन, एफ एक्टिन, ट्रोपोनिन, ये 3 तत्व पाए जाते हैं जिससे इस पूरी एक्टिन प्रोटीन का निर्माण होता है, जिसमें ट्रोपोमायोसिन के 2 रज्जु पाए जाते हैं जिसके चारों तरफ एफ एक्टिन उपस्थित होता है, और कहीं कहीं पर यहाँ पर क्या ट्रोपोनिन प्रोटीन पाई जाती है। बेटा ये तो बात हो गई किसकी, ये बात हो गई हमारे किसकी, एक्टिन प्रोटीन की।
किसकी बात होगी? एक्टिन प्रोटीन की, जो कि कहाँ पे पाया जाता है? जो कि बेटा हमने जब पढ़ा था आई बैंड में, किससे पाई जाती है? आई बैंड में और ए बैंड दोनों में पाई जाती है। एक्टिन दोनों में होगी, लेकिन केवल अगर एक्टिन की बात करते हैं तो केवल एक्टिन केवल किस में होगी बेटा? आई बैंड के अंदर, ठीक है। ए बैंड में मायोसिन और एक्टिन दोनों प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती है। तो अगर दूसरी अपन बात करें किसकी? मायोसिन प्रोटीन की, तो मायोसिन जो होता है बेटा, मायोसिन प्रोटीन कैसी होती है? ये मोटी होती है, छोटी होती है और अप्रत्यास्थ होती है। और ये जो होते हैं बेटा, किसकी बात कर रहे हैं हम? ये मायोसिन प्रोटीन जो होती है ये क्या होती हैं? ये एक होता है मीरोमायोसिन, मीरोमायोसिन। मायोसिन प्रोटीन जो होती है मीरोमायोसिन का बहुलक होता है, मतलब इसकी केवल एक ही संरचना पाई जाती है, इसमें केवल एक ही संरचना पाई जाती है और उस संरचना को कहते हैं बेटा मीरोमायोसिन। ये क्या होता है? मीरोमायोसिन। देखिए ये बना रहे हैं अपन, इसकी संरचना ये होती है ये बेटा, ये है मीरोमायोसिन की संरचना, ठीक है। ये बेटा क्या, ये जो होता है मायोसिन जो होता है, ये किसका? मीरोमायोसिन का बहुलक होता है, ठीक है। ये मीरोमायोसिन का जो बहुलक होता है ये बेटा, ये इसका मतलब क्या है कि अगर हम बात करें कि ये जो मायोसिन, जैसे एक्टिन की बात करी हमने, तो एक्टिन जो होता है बेटा, एक्टिन में 3 तत्व पाए जाते हैं, जबकि इसमें केवल एक ही तत्व पाया जाता है और वो क्या होता है? मीरोमायोसिन। और ये जो होता है मीरोमायोसिन का बहुलक, मतलब एक ही काफ़ी सारे मीरोमायोसिन मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? मायोसिन प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और ये संरचना किसकी बेटा? एक मीरोमायोसिन की। किसकी संरचना? एक मीरोमायोसिन की। तो मीरोमायोसिन की अगर अपन बात करते हैं तो देखें इसमें इसके 2 भाग होते हैं बेटा। इस मीरोमायोसिन के 2 भाग होते हैं, एक तो होती है पूंछ, टेल, एक होता है इसका सिर भाग, हेड। 2 भाग होते हैं बेटा, एक तो क्या होता है? इसका सिर भाग होता है, एक इसकी पूंछ होती है। तो सिर भाग की अगर अपन बात करते हैं बेटा, सिर भाग इसका भारी होता है, इसके लिए इसको अपन कहते हैं भारी मीरोमायोसिन। सिर भाग को अपन क्या कहेंगे? भारी मीरोमायोसिन, क्योंकि बेटा ये भारी होता है, वजन में कैसा होगा? भारी होगा। और इसका जो पूंछ भाग होता है वो बेटा हल्का होता है, इसलिए इसको अपन कहेंगे हल्का मीरोमायोसिन। हल्का मीरोमायोसिन और भारी मीरोमायोसिन। और अगर अपन बात करते हैं किसके सिर भाग की, तो सिर भाग के ऊपर बेटा कुछ ग्राही पाए जाते हैं, कुछ साइट्स पाई जाती हैं, कुछ स्थल पाए जाते हैं। और ये स्थल किस किस के लिए होते हैं बेटा? एक तो होता है एक्टिन बंधन स्थल, एक्टिन बंधन स्थल, एक होता है बेटा एटीपी बंधन स्थल, ठीक है बेटा। ये जो सिर भाग होता है किसका? मीरोमायोसिन का जो सिर भाग होता है, इस पे एक तो होता है क्या? एक तो होता है एक्टिन बंधन स्थल, एक होता है एटीपी बंधन स्थल। ये 2 बंधन स्थल इसके ऊपर पाए जाते हैं। अब देखना, इस पे एक चीज़ नोटिस की हमने, इस पे 2 अलग अलग संरचनाएं पाई जाती हैं। 2 अलग अलग का मतलब होता है कि जो एक्टिन प्रोटीन होता है, एक्टिन प्रोटीन के ऊपर मायोसिन बंधन स्थल पाया जाता है, जबकि मायोसिन प्रोटीन पर एक्टिन बंधन स्थल पाया जाता है, ठीक है ना। और ये बंधन स्थल एक दूसरे से जुड़ करके किस काम में क्या काम करते हैं? ये करते हैं बेटा संकुचन में सहायता। क्या करेंगे? संकुचन में सहायता करेंगे। तो ये बेटा ये क्या होती है? ये संकुचनशील प्रोटीन की संरचना होती है। तो अगर हम बात करें कितनी होती है यहाँ पर बेटा? 2। एक होती है एक्टिन प्रोटीन, जो एक्टिन होती है वो कैसी होती है? ये बेटा ये लंबी पतली और प्रत्यास्थ होती है, उसके अंदर मतलब प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। जबकि जो मायोसिन होती है वो छोटी मोटी और अप्रत्यास्थ होती है, मतलब दबाने पर भी नहीं दबेगी। बात समझे ना? ठीक है। और अगर हम इसकी संरचना देखें तो एक्टिन प्रोटीन होती है, इसमें ट्रोपोमायोसिन, एफ एक्टिन और ट्रोपोनिन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। ट्रोपोनिन के नीचे मायोसिन बंधन स्थल पाए जाते हैं, ठीक है। और जो ट्रोपोमायोसिन होती है वो 2 लड़ियों के रूप में या 2 रज्जुकों के रूप में पाई जाती है, और इसके चारों तरफ जो होता है वो गोलाकार प्रोटीन एफ एक्टिन उपस्थित होती है, ठीक है। अगर आप दूसरी बात करते हैं किसकी? मायोसिन प्रोटीन। जो मायोसिन होता है बेटा, मायोसिन प्रोटीन जो होता है वो छोटा मोटा अप्रत्यास्थ होता है,
छोटा मोटा और अप्रत्यास्थ होता है, ठीक है। और ये क्या होता है बेटा, ये मीरोमाइसिन के बहुलक होते हैं, ये मीरोमाइसिन के बहुलक होते हैं। बात समझ में आ गई यहाँ तक की, ठीक है। और अगर अब इसकी बात करें कि जो मीरोमाइसिन होता है, मीरोमाइसिन के दो भाग होते हैं, तो सिर भाग होता है और एक पूंछ भाग होता है। सिर भाग भारी होता है, सिर भाग भारी होता है, इसलिए इसको अपन कहते हैं HMM, भारी मीरोमाइसिन है, हैवी मीरोमाइसिन। और जो पूंछ भाग होता है वो बेटा कैसा होता है, वो हल्का होता है। वो कैसा होगा, हल्का होगा। हल्का होने की वजह से इसको अपन क्या कहते हैं, हल्का मीरोमाइसिन, लाइट मीरोमाइसिन, LMM, ठीक है बेटा। और इसका जो सिर भाग होता है, इस सिर भाग के ऊपर कुछ स्थल पाए जाते हैं या बंधन स्थल पाए जाते हैं। इसमें एक होता है एक्टिन बंधन स्थल, जहाँ से एक्टिन और मायोसिन दोनों जुड़ती हैं। एक होता है ATP बंधन स्थल, जहाँ पर ATP जुड़ती है और इस प्रक्रिया के लिए क्या ऊर्जा उत्पन्न होती है, मतलब ऊर्जा प्रदान करती है। ATP जो होती है वो ऊर्जा प्रदान करती है, किसके लिए, एक्टिन और मायोसिन को जुड़ने के लिए, ठीक है बेटा। तो ये होती है बेटा किसकी संरचना, ये होती है संकुचनशील प्रोटीन्स की संरचना, ठीक है बेटा। तो ये हमने बात कर ली किसकी, ये हमने हमारे चल रहा है बेटा, कौन सा टॉपिक चल रहा है, ये कंकाली पेशियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कंकाली पेशियों की हमने संरचना कंप्लीट कर ली, जिसमें हमने देख लिया कि जो कंकाली पेशियों का निर्माण कैसे होता है, इनमें ये किस रूप में होती है, ठीक है। और इनकी कोशिका कौन सी होती है, इसी कोशिका की कोशिका झिल्ली को, कोशिका द्रव्य को, इनको क्या अलग अलग नाम से दिया गया है और इसके अंदर कौन कौन सी प्रोटीन या संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है, ये हमने सब कुछ देख लिया, ठीक है। और ये जो बेटा कंकाली पेशियों के देखें तो कंकाली पेशियाँ जो होती हैं वो होती कहाँ पे हैं, ये बेटा ये किसके साथ जुड़ी हुई होती हैं, ये हमारी अस्थियों के साथ जुड़ी हुई होती हैं और गमन और संचलन में सहायक होती हैं। तो किसकी बात कर ली हमने बेटा बात कर ली कंकाली पेशियों की। अब दूसरे प्रकार की पेशियाँ, दूसरी जो पेशियाँ होती हैं वो कौन सी होती हैं बेटा, चिकनी पेशियाँ। दूसरी हमने बात कर ली किसकी कर रहे हैं, चिकनी पेशियाँ, ठीक है बेटा। स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स, ठीक है बेटा। अब देखते हैं बेटा क्या ये जो स्मूथ मसल्स होती हैं, ये जो चिकनी पेशियाँ होती हैं, ये कैसी बेटा, एक तो इन पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, इन पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, अनैच्छिक पेशियाँ। क्या कहते हैं इसको, अनैच्छिक पेशियाँ। और इस पर अनुप्रस्थ रेखाएं भी अनुपस्थित होती हैं, इस पर अनुप्रस्थ रेखाएं भी क्या होती हैं, अनुपस्थित होती हैं। और अनुप्रस्थ रेखाओं के अनुपस्थित होने के कारण, अनुप्रस्थ रेखाओं के अनुपस्थित होने के कारण इस पर क्या होता है बेटा, क्या होता है, इन्हें हम अरेखित पेशियाँ भी कहते हैं। बात समझ में आ गई ना। और ये बेटा ये कहाँ पे पाई जाती हैं, ये हमारे शरीर के ऐसे अंगों में पाई जाती हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। जैसे अगर अपन बात करें पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, परिसंचरण तंत्र, इन पे हमारा नियंत्रण नहीं होता, ये लगातार काम करते रहते हैं बिना हमारी कंट्रोल के, बिना हमारे नियंत्रण के, ठीक है। अब देखते हैं बेटा कि इसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं। तो देखते हैं, इसकी बात करें अपन कि ये देखिए, ये अगर अपन बात करते हैं, ये एक पेशी कोशिका, ये क्या है बेटा, एक पेशी कोशिका, ये सिंगल है, अकेली पेशी कोशिका है, एकल है, ये एक अकेली या सिंगल पेशी कोशिका है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे कंकाली पेशियाँ किस रूप में होती थी बेटा, बंडल के रूप में, किस रूप में होती थी, बंडल के रूप में। तो ये जो कोशिका होती, ये जो इसकी जो बेटा ये जो पेशियाँ होती हैं, कौन सी, चिकनी पेशियाँ जो होती हैं, ये बेटा ये बंडल के रूप में नहीं होती हैं, ये बंडल के रूप में नहीं होती है। ये देखो, ये तो हो गया समूह, और ये समूह में हो गई, और ये कैसे हो गई, एकल,
समझ में आया ना बेटा। तो देखो सबसे पहला अंतर तो क्या हो गया, सबसे पहला अंतर किसमें, कंकाली पेशियों और चिकनी पेशियों में। तो कुछ तो अंतर हमने देख लिए कि ये कंकाली पेशियाँ ऐच्छिक होती हैं, ये अनैच्छिक होती हैं, कंकाली पेशियाँ रेखित होती हैं, ये अरेखित होती हैं। अब यहाँ पे जो इसके आंतरिक संरचना में जो अंतर होता है, सबसे पहला अंतर देखिए कि जो कंकाली पेशियाँ होती है हमेशा कैसे होती हैं, बंडल के रूप में। बंडल का क्या मतलब होता है बेटा, एक तो होता है बंडल, एक होता है समूह। बेटा बंडल की कोई भी वस्तुएं जो होती हैं वो आपस में एक दूसरे से किसी चीज़ के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। अगर हमने इस बंडल में से किसी एक वस्तु को अलग किया, इस बंडल में से किसी एक वस्तु को हम अलग नहीं कर सकते। अगर हमने एक वस्तु को अलग करने की कोशिश करते तो दूसरी वस्तु भी इसके साथ आएगी, दूसरी वस्तु भी इसके साथ आएगी। क्यों, क्योंकि दूसरे के साथ क्या होती है, जुड़ी हुई होती है, तभी वो किस रूप में है, बंडल के रूप में। बंडल हमेशा एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। बात समझ में आएगा ना। लेकिन ये जो पेशियाँ होती हैं, जो चिकनी पेशियाँ होती हैं बेटा, ये बंडल के रूप में नहीं होती हैं। या तो ये होती हैं एकल, अकेली, या फिर समूह के रूप में, या फिर समूह के रूप में। समूह के रूप में का मतलब क्या हो गया बेटा, कि ये समूह में एक साथ तो होती हैं लेकिन आपस में जुड़ी हुई नहीं होती। अगर हमने इस समूह में से किसी एक कोशिका को अलग किया, किसी एक कोशिका को हमने अगर अलग किया तो ये जो होती है दूसरी कोशिका इससे प्रभावित नहीं होती हैं। जबकि जो कंकाली पेशियाँ होती हैं उसमें हम एक कोशिका को अलग नहीं कर सकते। अगर एक कोशिका को अपन हटाने की कोशिश करेंगे तो पूरा का पूरा बंडल साथ में आएगा। बात समझ में है ना। तो यहाँ पर ये जो चिकनी पेशियाँ जो होती हैं बेटा, ये इनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, ये जो पेशियाँ जो होती कैसी होती हैं, या तो एकल होंगी या समूह के अंदर होंगी, बंडल के रूप में कभी नहीं होंगी। दूसरी बात अगर अपन देखते हैं बेटा, जो ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं वो उनकी कोशिकाएं कैसी थी बेटा, उनकी कोशिकाएं कैसी थी, मल्टीन्यूक्लियर, बहुकेंद्र की। कैसी थी, बहुकेंद्र की। मतलब उसमें केंद्रकों की संख्या अधिक मात्रा में थी, केंद्रक जो है एक से ज़्यादा। जबकि ये जो कोशिका होती है बेटा, ये कोशिका कैसी होती है, इस पेशी उत्तक की जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, एक केंद्र की। इनकी कोशिका में एक केंद्रक ही पाया जाता है। बात समझ में है ना, जो दिखाई दे रहा है वो कैसी होती हैं, ऐच्छिक पेशियों या फिर कंकाली पेशियों की जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, बहुकेंद्र की, और ये कैसी होती हैं, एक केंद्र की। इसमें केवल एक ही केंद्रक पाया जाता है। जहाँ तक आ गया समझ में, चलो ठीक है। तो ये और एक ये एकल होती हैं और एक ये या फिर समूह के रूप में पाई जाती हैं। और ये जो कोशिकाएं होती हैं बेटा, ये कहाँ पे पाई जाती हैं, ये केवल उन ऊतकों में या उन अंगों में पाई जाती हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है बेटा। तो ये हो गई अपनी कौन सी, ये हो गई बेटा अपनी चिकनी पेशियाँ। ठीक है। अब चिकनी पेशियों के बाद में हम बात करते हैं नंबर 3। तीसरे नंबर पे अगर अपन आते हैं तो तीसरे नंबर की जो पेशियाँ होती हैं वो कौन सी होती है बेटा, वो होती हैं हृदय पेशियाँ, कार्डियक मसल्स। कौन सी होंगी, नंबर 3 पे आ जाती है हृदय पेशियाँ, कार्डियक मसल्स, हृदय पेशियाँ। तो बेटा हृदय पेशियाँ, जैसे नाम से पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है कि ये जो पेशियाँ होती हैं केवल कहाँ पाई जाती हैं, केवल हृदय में। कहाँ पाई जाती हैं, केवल हृदय में पाई जाती हैं। और ये जो पेशियाँ होती हैं, जैसे बेटा ये हृदय पेशियाँ जो होती हैं, इनमें दोनों प्रकार की पेशियों के गुण पाए जाते हैं। इनमें दोनों कौन सी, कंकाली पेशियों और चिकनी पेशियों, दोनों के गुण पाए जाते हैं। अगर अपन इसकी संरचना देखते हैं बेटा, ये एच आकृति की दिखाई देती है। कैसी होती हैं, एच आकृति की दिखाई देती हैं। ठीक है, एच आकृति की होंगी। और ये कैसी होती है बेटा, रेखित। कैसी होंगी, रेखित। मतलब इसके ऊपर उभार, रेखीय उभार पाए जाएंगे। ये देखिए ऐसे उभार इसके ऊपर पाए जाते हैं। मतलब ये रेखित पेशियाँ होती हैं जो किसका गुण है, कंकाली पेशियों का। और ये बेटा बहुकेंद्र की होती हैं। ये कैसी होती हैं, बहुकेंद्र की होती हैं। लेकिन इनका खुद का भी एक गुण होता है, इनका खुद का भी एक गुण होता है। और वो गुण क्या होता है बेटा, वो गुण होता है शाखित होना। क्या होता है वो, शाखित होना।
बात समझ में है ना कि जो हृदय पेशियाँ होती हैं बेटा, उसमें दोनों प्रकार की पेशियों के गुण पाए जाते हैं। इसमें एक तो ऐच्छिक पेशियों के गुण पाए जाते हैं कि ये रेखित होती है, ये ऐच्छिक पेशियों का गुण है, मतलब ये कंकाली पेशियों का गुण है, ये कैसी होती हैं, रेखित होती हैं, बहुकेंद्र की होती हैं, ठीक है। और अनैच्छिक पेशियों का या चिकनी पेशियों का जो गुण होता है वो कौन सा होता है बेटा, ये होता है कि ये अनैच्छिक होती हैं, और इनका खुद का गुण क्या होता है कि ये शाखित होती हैं। तो हृदय पेशियां रेखित होती हैं, अनैच्छिक होती हैं और शाखित होती हैं, ठीक है। ये इनका अब वह भाग, इन पेशियों का, हृदय पेशियों का वह भाग जो कि जहाँ से शाखा निकलती है, जैसे ये भाग की बात कर रहे हैं, ये शाखा निकलती है, इस भाग को अपन कहें बेटा इंटर कैलरी डिस्क। इंटर कैलरी डिस्क, इस भाग को अपन क्या कहेंगे, इंटर कैलरी डिस्क। मतलब इंटर कैलरी डिस्क वो भाग होता है, इंटर कैलरी डिस्क वो भाग होता है जहाँ से हृदय पेशी की शाखाएं निकलती हैं। और एक चीज़ और होती है बेटा कि जो हृदय होता है बेटा, जैसे अपने को पता है कि जो हृदय होता है वो कैसा होता है, ये हृदय बेटा अपने आप को स्वयं नियंत्रित करता है, ऑटोनोमस ऑर्गन होता है बेटा, ये अपने आप को स्वयं, मतलब स्व उत्तेजित होता है, अपने इसके अंदर जो हृदय के धड़कने की या हृदय की पेशियों में शीतलन और संकुचन की जो प्रक्रिया होती है वो मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित नहीं होती है, ना स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होती है। इसमें एक विशेष प्रकार का ऊतक पाया जाता है जिसको अपन कहते हैं नोडल ऊतक। हृदय पेशियां कुछ विशेष प्रकार के ऊतकों में रूपांतरित हो जाती हैं, जिसको अपन कहते हैं क्या, नोडल ऊतक। और ये जो बेटा नोडल ऊतक होता है, ये जो नोडल ऊतक होता है बेटा, इसमें ऑटो एक्साइटेबिलिटी मतलब स्व उत्तेजना का गुण पाया जाता है। मतलब ये हृदय के संकुचन और शीतलन के लिए आवेग की उत्पत्ति खुद ही करते हैं, तंत्रिका तंत्र से इसका संबंध नहीं होता है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा ये इसमें हृदय के अंदर हृदय की पेशियों में संकुचन और शीतलन का गुण उत्पन्न नहीं होता है, इसमें खुद के पर्सनल ऊतक पाए जाते हैं जिसको अपन नोडल ऊतक कहते हैं। और उन नोडल ऊतकों में क्या होता है, ऑटो स्व उत्तेजनशीलता का गुण पाया जाता है, जिसकी वजह से वो क्या उत्पन्न करते हैं बेटा, आवेग उत्पन्न करते हैं और हृदय में संकुचन और शीतलन की प्रक्रिया संपन्न होती है। बात समझ में आ गया तक कि तो ये बेटा आपने कितने हो गए, ये तीनों प्रकार के हमारे पेशीय ऊतकों के बारे में अध्ययन हो गया। तो अब हमने देखा कि हमने कौन कौन सा देख लिया, देखो बेटा हमने कौन कौन सी संरचनाएं देख ली, हमने कौन कौन से ऊतक पढ़ लिए। एक हमने पढ़ लिया तंत्रिका ऊतक, दूसरा आज हमारा कंप्लीट हो गया कौन, पेशीय ऊतक। बेटा अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर के ऊतक की। किसकी बात करेंगे, तीसरे नंबर का ऊतक जिसको अपन कहते हैं संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक। किसकी बात कर ली बेटा हमने तंत्रिका ऊतक की बात कर ली, हमने पेशीय ऊतक की बात कर ली। अब हम बात करेंगे किसकी, संयोजी ऊतक की। जैसे नाम से पता चल रहा है, नाम से अगर अपन बात करते हैं कि नाम से कि क्या कौन सा क्या बेटा कि संयोजी मतलब जोड़ने वाला, संयोजी मतलब जोड़ने वाला। तो ऐसा ऊतक जो दो अंगों ऊतकों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है वो क्या कहलाता है, संयोजी ऊतक। उसको अपन क्या कहेंगे, संयोजी ऊतक। और ये भी शरीर के लगभग सभी भागों में पाया जाता है, शरीर के लगभग सभी भागों के अंदर ये पाया जाता है। कौन, संयोजी ऊतक। ठीक है बेटा, अगर अपन संयोजी ऊतक की बात करें तो ये जो बेटा संयोजी ऊतक है, ये अगर इसके प्रकार के बारे में देखते हैं कि ये जो संयोजी ऊतक होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो बेटा ये जो संयोजी ऊतक होता है वो 3 प्रकार का होगा। संयोजी ऊतक खुद कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार का होगा। पहली बात करें सरल संयोजी ऊतक, दूसरा सघन
संयोजी ऊतक और तीसरा विशिष्ट संयोजी ऊतक। ठीक है बेटा, तीन हो गए, सरल संयोजी ऊतक या दूसरा सघन संयोजी ऊतक और तीसरा विशिष्ट संयोजी ऊतक। तो अब हम बात करें बेटा एक एक करके इन सबकी हम बात करेंगे। तो बात करते हैं पहले किसकी, सरल संयोजी ऊतक की। सरल संयोजी ऊतक की बात करें बेटा, तो जो सरल संयोजी ऊतक होता है बेटा, जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं कि ढीला संयोजी ऊतक, किस नाम से होता है बेटा, ढीला संयोजी ऊतक, लूज कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी इसको जाना जाता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू या ढीला संयोजी ऊतक। ढीला बेटा, अगर देखो अगर हम बात करें कि ढीला संयोजी ऊतक है, इसका मतलब क्या है, इसमें जो तंतु होते हैं और जो कोशिकाएं होती हैं, तंतु और जो कोशिकाएं होती हैं बेटा, ये क्या होती हैं, ये एक दूसरे से कैसी होती है, ढीली बंधी हुई, एक दूसरे से कैसी होती है, ढीली बंधी हुई होती है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, ढीला संयोजी ऊतक या सरल संयोजी ऊतक। ठीक है, अब ये हमें पता है कि इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है बेटा। इसके अंदर से नाम आया कि इसमें एक तो होता है जैसे अंतराकोशिकीय द्रव, जिसको अपन आधात्री कहते हैं, आधात्री इसके अंदर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और इसमें कुछ कोशिकाएं होती हैं और तंतु होते हैं। आधात्री होता है, आधात्री में कुछ कोशिकाएं होती हैं और तंतु होते हैं। अब बेटा इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, अगर हम बात करें कि कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं, तो पहले अगर अपन बात करते हैं कौन सी बात करें, फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं, मास्ट कोशिकाएं, लिम्फोसाइट, मैक्रोफेज आदि। बेटा ये जो होती हैं ये कोशिकाएं पाई जाती हैं किसके अंदर, इस सरल संयोजी ऊतक। या बात करें संयोजी ऊतक की बात करें तो संयोजी ऊतक में ये कोशिकाएं पाई जाती हैं कौन कौन सी, ये मास्ट कोशिकाएं, फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं, लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस। और यहाँ पर इन सब के कार्य भी अलग अलग होते हैं, इन कोशिकाओं के कार्य भी क्या होते हैं बेटा, अलग अलग होते हैं। तो बात करें किसकी, यहाँ पर अगर अपन बात करें फाइब्रोब्लास्ट जो होती हैं, फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं या इनको बोलते हैं हिंदी में तंतु कोरक कोशिकाएं। जो तंतु कोरक कोशिकाएं होती हैं बेटा, इनका कार्य होता है तंतु का निर्माण करना, तंतु का निर्माण, इनका कार्य होता है तंतु का निर्माण। दूसरी होती है बेटा मास्ट कोशिकाएं। बेटा जो मास्ट कोशिकाएं होती हैं ये कुछ पदार्थ स्रावित करती हैं, जिसमें एक होता है हिपेरिन, एक होता है हिपेरिन, दूसरा हिस्टामिन, और एक होता है सीरोटोनिन। ठीक है बेटा, तीन चीजें, एक तो हिपेरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन, ये जो होते हैं ये पदार्थ किसके द्वारा, मास्ट कोशिका के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। तो अब अपन बात करते हैं किसकी, हिपेरिन की। हिपेरिन जो होता है बेटा, हिपेरिन क्या होता है, हिपेरिन प्राकृतिक प्रतिस्कंदक पदार्थ होता है, प्राकृतिक प्रतिस्कंदक पदार्थ होता है जो कि रक्त को रक्त वाहिनियों में जमने से रोकता है। इसका काम क्या है बेटा, रक्त को रक्त वाहिनियों में जमने से रोकना। जैसे कभी हमारी शरीर पे कोई घाव हो जाता है तो रक्त बाहर बहना शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद में ही वो रक्त जम जाता है। इस रक्त का जमना क्या कहलाता है, रक्त स्कंदन। क्या कहलाता है, रक्त स्कंदन। ये बाहर निकलते ही जम गया, इसका स्कंदन हो गया, लेकिन रक्त वाहिनियों में इसका स्कंदन क्यों नहीं होता है, किसकी उपस्थिति के कारण, इस हिपेरिन की उपस्थिति के कारण। और ये जो हिपेरिन होता है वो किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, ये मास्ट कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किया जाता है। यहाँ तक हो गया बेटा, ठीक है। पहला, दूसरी बात करते हैं हिस्टामिन। हिस्टामिन बेटा एक होती है एलर्जी, एलर्जी का नाम सुना है, एलर्जी और जो लगभग सभी को होती है, किसी न किसी चीज़ से एलर्जी ज़रूर होती है। तो जब हमें किसी चीज़ से एलर्जी होती है और वो एलर्जन कौन होता है बेटा, एलर्जन वो पदार्थ जिससे हमें एलर्जी होती है वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है, हमारे शरीर के संपर्क में आता है, तो ये कोशिकाएं किसको स्रावित करती हैं, हिस्टामिन को स्रावित करती हैं।
हिस्टामिन को स्रावित करती हैं, और हिस्टामिन जो है वो क्या करता है, वो उस एलर्जी के लक्षणों को उत्पन्न करता है, जैसे छींक आना, खुजली मचना, ये सब किसकी वजह से होता है, इस हिस्टामिन की वजह से ही होता है। ठीक है बेटा, और ये एक होता है इसके अंदर ये सीरोटोनिन। ठीक है, ये 3 पदार्थ स्रावित किए जाते हैं बेटा मास्ट कोशिकाओं के द्वारा। अब बात करते हैं किसकी, ये मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस जो होते हैं बेटा वो WBCs होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं जो बड़े आकार की होती हैं, WBC होती हैं, और इनका कार्य क्या होता है, जैसे मैक्रोफेजेस बेटा ये क्या करती है, ये इस ऊतक में प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीवों को निगल करके भक्षकाणु क्रिया के द्वारा उनको क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। और लिम्फोसाइट जो होते हैं बेटा, लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं, लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा प्रदान करने का काम करती हैं, किसको, इस ऊतक को। ठीक है बेटा, तो अगर हमने बात कर ली किसकी, इसमें लिम्फोसाइट जो इसके अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं, किसमें, जो संयोजी ऊतक, सरल संयोजी ऊतक जो होता है उसमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उसके बारे में हमने बात कर ली। और हम बात करते हैं कि इसके अंदर इन कोशिकाओं के अलावा बेटा, इन कोशिकाओं के अलावा इसमें कुछ तंतु भी पाए जाते हैं, जो फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं जिन तंतुओं का निर्माण करती हैं वो बेटा वो कौन से होते हैं। अगर अपन बात करें कि कौन कौन से इसमें तंतु पाए जाते हैं, एक होते हैं पीले तंतु, इनको अपन इलास्टिन तंतु भी कहते हैं, इलास्टिन तंतु भी कहते हैं। क्यों बेटा, क्योंकि ये जो बेटा इनमें क्या होती है, ये पीले रंग के होते हैं, हल्के पीले रंग के होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, हल्के पीले रंग के होते हैं, और इनमें प्रत्यास्थता पाई जाती है, मतलब इनमें फैलने सिकुड़ने की क्षमता पाई जाती है, जिसकी वजह से इस ऊतक में लचीलापन उत्पन्न होता है। समझ में आ गया ना, लचीलापन इसके अंदर उत्पन्न किसकी वजह से, इस पीले तंतुओं की वजह से। दूसरे होते हैं श्वेत तंतु, जो कि रंग में सफ़ेद होते हैं, अप्रत्यास्थ होते हैं, सफ़ेद होते हैं और अप्रत्यास्थ होते हैं, और ऊतक को दृढ़ता प्रदान करते हैं, कि जो ऊतक कठोर होते हैं या दृढ़ होते हैं उनमें सफ़ेद तंतु, जिसको अपन कोलेजन तंतु भी कहते हैं, ज़्यादा पाए जाते हैं। जबकि जो ऊतक कैसे होते हैं बेटा, कोमल होते हैं, उनमें इलास्टिन तंतु ज़्यादा पाए जाते हैं। इलास्टिन तंतुओं का पाए जाने का मतलब है कि वो कैसा हो गया, वो प्रत्यास्थता पाई जाएगी, वो कोमल होंगे। और कोलेजन या सफ़ेद तंतु पाए जाते हैं, इसका मतलब है कि उसके अंदर दृढ़ता पाई जाती है। तो बेटा ये इन ऊतकों में पाए जाने वाले कोशिकाएं और तंतु होते हैं। ठीक है बेटा, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो सरल संयोजी ऊतक है इसकी संरचना किस प्रकार से होती है। इसकी अगर अपन संरचना देखते हैं बेटा, बेटा ये एक छोटी सी हम संरचना देख रहे हैं किसकी, सरल संयोजी ऊतक की। अब देखो बेटा, इसमें ये जो तंतु हैं, ये तो आधात्री हो गया। ये जो बेटा ये जो तंतु होते हैं और ये जो कोशिकाएं होती हैं, ये तंतु और कोशिकाएं जो होती हैं बेटा एक दूसरे से ढीले बंधे हुए होते हैं। ये कौन सी कोशिका है बेटा, फाइब्रोब्लास्ट कोशिका। ठीक है, ये हो गई बेटा मैक्रोफेज, ये लिम्फोसाइट, ये मास्ट सेल्स, मास्ट कोशिकाएं। ठीक है बेटा, और ये जो होती हैं बेटा ये हैं फाइबर्स, तंतु। ये क्या होते हैं, फाइबर्स या तंतु, जिनका निर्माण कौन कर रही है, फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं करती हैं। बात समझ में आ गई ना। ठीक है, ये संरचना होती है किसकी, ये सरल संयोजी ऊतक की संरचना होती है। अगर हम इसके उदाहरण देखते हैं, इस सरल संयोजी ऊतक के अगर अपन उदाहरण देखें तो उदाहरण कौन कौन से होंगे बेटा। अगर हम इसको उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में हम देखते हैं, एक तो होता है बेटा एरियोलर
एरियोलर ऊतक और दूसरा होता है वसीय ऊतक, वायवीय ऊतक और वसीय ऊतक। वायवीय ऊतक और वसीय ऊतक ये किसके उदाहरण है बेटा? ये इस सरल संयोजी ऊतक के उदाहरण है। अगर अपन बात करें एरियोलर ऊतक, एरियोलर ऊतक शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला संयोजी ऊतक है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला संयोजी ऊतक होता है। ये क्या करता है बेटा? ये पतली झिल्ली का निर्माण करता है, तो सभी अंगों और ऊतकों के चारों तरफ पाई जाती है। और वसीय ऊतक जो होता है बेटा, वसीय ऊतक की अगर अपन थोड़ी सी संरचना देखते हैं तो इस वसीय ऊतक में बेटा कुछ बड़ी बड़ी वसा कोशिकाएं पाई जाती हैं। बड़ी बड़ी क्या होती हैं? वसा कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। इन सभी कोशिकाओं के अलावा इसमें बड़ी बड़ी वसा कोशिकाएं पाई जाती हैं और इन वसा कोशिकाओं के अंदर किसमें वसा जो होती है वो संग्रहित की जाती है वसा गोलिकाओं के रूप में। वसा गोलिका, वसा गोलिकाओं के रूप में इनमें क्या किया जाता है बेटा? वसा को संग्रहित किया जाता है। तो जो भी हम अतिरिक्त मात्रा में वसा खाते हैं बेटा, उस वसा को इस वसीय ऊतक में क्या कर लिया जाता है? संग्रहित कर लिया जाता है। और ये जो वसीय ऊतक होता है ये बेटा ये हमारे त्वचा के नीचे, हमारी जो त्वचा होती है उसके नीचे उपस्थित होता है और धीरे धीरे इसमें अंदर वसा का क्या होता रहता है? जमाव होता रहता है। बात समझ आ गई ना? तो ये बात किसकी होगी बेटा? ये सरल संयोजी ऊतक की। तो सरल संयोजी ऊतक जो होता है बेटा ऐसे यार ढीला संयोजी ऊतक ऐसा संयोजी ऊतक होता है जिसमें कोशिकाएं और जो तंतु होते हैं वो एक दूसरे से ढीले बंधे हुए होते हैं। इसका मतलब इनमें लचीलापन ज़्यादा पाया जाता है। बात समझ आ गई? ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं किसकी? ये जो है इसके अंदर ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, जैसे तंतुकोरक कोशिकाएं जिससे तंतुओं का निर्माण होता है। ये तंतु कौन से होते हैं? पीले तंतु और श्वेत तंतु। ठीक है। इसके अलावा इसमें मास्ट कोशिकाएं होती हैं जो कि 3 प्रकार के पदार्थों का स्राव करती हैं, जैसे हिपेरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन, जिनके कार्य हमने देख लिए कि ये क्या क्या कार्य करते हैं। इसके अलावा इसमें जो होती है वो मैक्रोफेज होती हैं और लिम्फोसाइट पाई जाती हैं। ठीक है बेटा। तो ये किसकी संरचना हो गई? ये हमने बात कर ली सरल संयोजी ऊतक या ढीले संयोजी ऊतक की। दूसरी बात करते हैं अपन सघन संयोजी ऊतक। दूसरी बात करेंगे बेटा सघन संयोजी ऊतक। सघन जैसे नाम से पता चल रहा है, सघन या डेंस, क्या मतलब होता है बेटा उसका? क्या कहेंगे हम इसको? कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि ये सघन संयोजी ऊतक है? जैसे हमने बात करी थी सरल या ढीले संयोजी ऊतक की, तो सरल या ढीले संयोजी ऊतक वो थे जिसमें ये जो तंतु होते हैं वो एक दूसरे से ढीले बंधे हुए होते हैं, जबकि डेंस या सघन संयोजी ऊतक ऐसा संयोजी ऊतक, दूसरी बात करें किसकी? सघन संयोजी ऊतक। सघन संयोजी ऊतक की अगर अपन बात करते हैं तो ये ऐसा ऊतक होता है जिसमें जो तंतु होते हैं, जो कोशिकाएं और तंतु होते हैं वो एक दूसरे से सघनता से जुड़े हुए होते हैं। एक दूसरे से कैसे होते हैं बेटा? सघनता से जुड़े हुए होते हैं। बात समझ में आ गई ना? कैसे जुड़े हुए होंगे? एक दूसरे से सघनता से जुड़े हुए होते हैं। जैसे उसमें जो ढीले बंधे हुए होते हैं इसके अंदर एक दूसरे से सघनता से जुड़े हुए होते हैं, मतलब इनको अलग करना आसान नहीं होगा। मतलब इसमें बेटा आधात्री की मात्रा कम होगी, उसमें आधात्री की मात्रा ज़्यादा थी लेकिन इसमें आधात्री की मात्रा उससे कम होगी। बात समझ आ गई ना? ठीक है। अब अगर अपन बात करते हैं कि ये जो तंतु हैं, इसके जो तंतु होते हैं बेटा, ये तंतु एक दूसरे से कैसे सघनता से तो जुड़े हुए हैं, सघनता से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन ये इनका ओरिएंटेशन, जब विन्यास जो होता है, अभिविन्यास जो होता है वो कैसे होता है? तो किसके आधार पर? इन तंतुओं के विन्यास के आधार पर या उनकी व्यवस्था के आधार पर ये जो सघन संयोजी ऊतक होता है इसको फिर से 2 भागों में बांटा है। इसको फिर से 2 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें पहले अगर अपन बात करते हैं तो पहला होता है बेटा नियमित सघन संयोजी ऊतक। एक तो होता है नियमित सघन संयोजी ऊतक, एक होता है अनियमित सघन संयोजी ऊतक। नियमित सघन संयोजी ऊतक और अनियमित सघन संयोजी ऊतक। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा नियमित सघन संयोजी ऊतक की। तो नियमित सघन संयोजी ऊतक का मतलब क्या हो गया बेटा? कि ये ऐसा ऊतक होता है जिसमें
ये जो तंतु होते हैं वो एक दूसरे के समानांतर व्यवस्थित होते हैं। सघन तो होंगे, एक दूसरे के पास पास तो होंगे, सघनता से जुड़े हुए होंगे, लेकिन ये कैसे होते हैं बेटा, ये एक दूसरे से कैसे, एक दूसरे के समानांतर स्थित होते हैं। तो ऐसा संयोजी ऊतक, ऐसा संयोजी ऊतक जिसमें तंतु कैसे होते हैं बेटा, जिसमें तंतु एक दूसरे के समानांतर रूप से व्यवस्थित होते हैं, वो कहलाता है नियमित सघन संयोजी ऊतक। ठीक है, ये इसकी कुछ कोशिकाएं, अगर अपन बात करते हैं इसके अंदर कोशिकाएं भी होती हैं, तो ये इसकी कोशिकाएं हो गई। ठीक है बेटा, ये इसकी कोशिकाएं हैं। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि यहाँ पर जो ये तंतु होते हैं ये कैसे होते हैं, ये एक दूसरे से समानांतर रूप से व्यवस्थित होते हैं। दिखाई दे रहा है कि ये जो तंतु है कैसे होंगे, एक दूसरे के समानांतर रूप से व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा हो गया बेटा, नियमित सघन संयोजी ऊतक। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दूसरे की, इसका जो दूसरी बात करें किसकी, अनियमित सघन संयोजी ऊतक की अगर अपन बात करते हैं तो देखिए इसमें पहला हो गया नियमित सघन संयोजी ऊतक, दूसरा अनियमित इर्रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो ये ऐसा संयोजी ऊतक या ऐसा सघन संयोजी ऊतक जिसमें ये जो तंतु होते हैं बेटा, ये तंतु एक दूसरे के समानांतर रूप से व्यवस्थित ना हो करके इस आधात्री में इधर उधर फैले हुए होते हैं, अनियमित रूप से फैले हुए होते हैं, इनका कोई विन्यास नहीं होता है। ये देखिए, समझ में आ रही ना बात। ठीक है, तो अनियमित इसलिए है क्योंकि इसके जो तंतु होते हैं वो इस आधात्री में अनियमित रूप से इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, एक दूसरे के समानांतर नहीं होते। बात समझ में आ रही ना कि ये जो सघन संयोजी ऊतक होता है बेटा, सबसे पहले परिभाषित क्या हो गई कि सघन संयोजी ऊतक ऐसा ऊतक होता है जिसमें, सघन संयोजी ऊतक ऐसा ऊतक होता है जिसमें तंतु और कोशिकाएं एक दूसरे से कैसी होती हैं, सघनता से जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन ये जो तंतु होते हैं बेटा, इन तंतुओं का जो विन्यास होता है उसके आधार पर फिर से इसको दो भागों में बांटा गया है। किस आधार पर, तंतुओं का जो ओरिएंटेशन होता है, व्यवस्था जो होती है, अगर वो एक दूसरे के समानांतर हैं, अगर तंतु एक दूसरे के समानांतर हैं तो वो ऊतक कैसा हो गया बेटा, नियमित सघन संयोजी ऊतक। और अगर वो एक दूसरे के कैसे हैं, अनियमित, मतलब समानांतर नहीं है और उस आधात्री में इधर उधर बिखरे हुए हैं, तो वो कैसा हो गया बेटा, उसको अपन कहेंगे क्या, अनियमित सघन संयोजी ऊतक। ठीक है, और बेटा इसके जो उदाहरण है, अगर आप इसके उदाहरण की बात करें कि किसकी, सघन संयोजी ऊतक के अगर उदाहरण की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें बेटा दो चीजें आती हैं। एक तो होता है कंडराएं और एक होता है स्नायु। दो एग्जाम्पल है बेटा इसका। एक तो होता है कंडराएं। कंडराएं जो होती हैं बेटा, कंडराएं जिसको इंग्लिश में कहते हैं टेंडन्स, क्या कहेंगे इनको इंग्लिश में, टेंडन्स। कंडराएं क्या होती हैं बेटा, कंडराएं ऐसा सघन संयोजी ऊतक होता है जो अस्थि को पेशी से जोड़ने का काम करता है। कंडराएं किसको जोड़ती हैं बेटा, अस्थि को पेशियों से जोड़ने का काम करती हैं। अस्थियां और पेशियां जिस संयोजी ऊतक से जुड़ी हुई होती हैं उस संयोजी ऊतक को कहते हैं बेटा कंडरा या टेंडन्स। और स्नायु क्या होते हैं बेटा, स्नायु वह संयोजी ऊतक होता है जिसने अस्थि को अस्थि से या पेशी को पेशी से जोड़ रखा है, मतलब समान को जोड़ने का काम करती है। अस्थि को अस्थि से जोड़ रही है और पेशी को पेशी से जोड़ रही है। तो अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला या अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला या पेशी को पेशी से जोड़ने वाला जो संयोजी ऊतक होता है वो कौन सा होता है बेटा, स्नायु। और जो पेशी को अस्थि से जोड़ने का काम करता है वो होती है बेटा कंडराएं। ठीक है, अगर हम इनकी और भी संरचना को देखते हैं, इसको देखते हैं कि जो कंडराएं होती हैं बेटा, कंडराओं के अंदर जो है वो श्वेत कोलेजन तंतु पाए जाते हैं अधिक मात्रा में, श्वेत कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। जबकि स्नायु में कौन होते हैं बेटा, पीले संयोजी ऊतक। स्नायु में पीले संयोजी ऊतक ज़्यादा मिलेंगे और कंडराओं में श्वेत संयोजी ऊतक की मात्रा अधिक होगी। ठीक है बेटा, तो ये हमने बात कर ली किसकी, ये हमने बेटा संयोजी ऊतक
के दूसरा भाग कौन सा, सघन संयोजी ऊतक की। तो बेटा दो हमारे पास, जैसे हमने बात कर ली किसकी, संयोजी ऊतक की अपन बात कर रहे हैं, तो संयोजी ऊतक में तो सरल संयोजी ऊतक या ढीला संयोजी ऊतक और दूसरा होता है सघन संयोजी ऊतक। ठीक है, हम बात करेंगे अब तीसरे टाइप के या तीसरे प्रकार के संयोजी ऊतक की। तो तीसरा जो संयोजी ऊतक होगा वो कौन सा होगा बेटा, तीसरे संयोजी ऊतक की अगर अपन बात करेंगे तो वो कौन सा है बेटा, विशिष्ट संयोजी ऊतक। नाम सुना है ना, विशिष्ट संयोजी ऊतक। तो अब हम देखते हैं बेटा इस संयोजी ऊतक का जो तीसरा भाग होता है वो कौन सा, विशिष्ट संयोजी ऊतक। विशिष्ट संयोजी ऊतक, ये विशिष्ट होते हैं बेटा, तीसरे नंबर का ये विशिष्ट होते हैं। और इसमें किसको तो सम्मिलित किया गया है, एक तो सम्मिलित किया गया है रक्त को, दूसरा है अस्थियां और तीसरा है उपास्थि। और मेरा बेटा जो विशिष्ट संयोजी ऊतक है, इस विशिष्ट संयोजी ऊतक में 3 प्रकार के ऊतकों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें एक होता है रक्त, दूसरा होता है अस्थि और तीसरा होता है उपास्थि। अब यहाँ पे हम इनको एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। अगर अपन बात करेंगे किसकी, तो सबसे पहले हम जिस ऊतक की बात करेंगे वो कौन सा होगा बेटा, वो होगा हमारा रक्त। तो सबसे पहले हम देखते हैं रक्त के बारे में। रक्त जो होता है बेटा, रक्त की अगर अपन बात करते हैं तो रक्त कैसा ऊतक होता है, रक्त तरल संयोजी ऊतक। सब जानते हैं हम इसके बारे में। जो रक्त होता है, रक्त या ब्लड जो होता है वो कैसा होता है बेटा, तरल संयोजी ऊतक होता है। और ये वह संयोजी ऊतक होता है, यह वह संयोजी ऊतक होता है जिसने शरीर के सभी भागों को, एक दूसरे से जोड़ रखा है। बात समझ में है ना, कि किसकी बात करें हम, इसके यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रक्त की। तो रक्त जो होता है बेटा ऐसा ऊतक होता है जिसने शरीर के सभी भागों को, और ये कैसा होता है, तरल। क्यों होता है तरल, अब अपन देखते हैं कि ये जो रक्त होता है बेटा, इस रक्त का निर्माण किन किन पदार्थों से होता है। तो बेटा यहां देखें हम रक्त में क्या क्या पाया जाता है। तो रक्त में एक तो देखो ऊतक का तो आधात्री भी होगा और कोशिकाएं भी होंगी। ठीक है, तो रक्त का निर्माण 2 चीजों से होता है, एक तो होता है प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा, ठीक है, एक होते हैं संगठित पदार्थ, संगठित पदार्थ। मतलब ये कह सकते हैं ठोस, मतलब ये कह सकते हैं कि द्रव, ये जो रक्त होता है वो कैसा होता है बेटा, वो तरल संयोजी ऊतक होता है। इसमें 2 भाग होते हैं, एक तरल भाग होता है, द्रव भाग होता है, और दूसरा ठोस भाग होता है। तो अगर अपन बात करते हैं किसकी, इसके द्रव भाग की, तो इसके द्रव भाग में पाया जाता है प्लाज्मा, जो कि इसका आधात्री होता है। ठीक है, और इसका जो ठोस भाग होता है वो होता है संगठित पदार्थ, जिसमें इसकी कणिकाएं या कोशिकाएं पाई जाती हैं। कणिकाएं या कोशिकाएं इसके अंदर पाई जाती हैं। तो पहले बात करेंगे इसका बेटा, हम बात करते हैं कि ये जो रक्त होता है, इस रक्त में ये दोनों किस किस प्रतिशत में पाए जाते हैं। तो अगर प्लाज्मा की बात करें तो रक्त में जो प्लाज्मा होता है वो कितना होता है, 55% प्लाज्मा पाया जाता है बेटा। और इसके अलावा अगर अपन बात करें संगठित पदार्थों की, तो संगठित पदार्थ कितने होते हैं, 45%। मतलब क्या हुआ बेटा, मतलब ये हुआ कि जो ठोस भाग होता है वो कैसा होता है, कम। ठोस भाग होता है कम और द्रव भाग होता है ज़्यादा। इसलिए किस प्रकार का ऊतक हो गया, तरल संयोजी ऊतक। तरल हो गया क्योंकि इसके अंदर प्लाज्मा जो इसका तरल भाग होता है, द्रव भाग होता है, इसकी मात्रा पाई जाती है कितनी, 55%। ये कितना होता है, 55%, जबकि इसका संगठित पदार्थ जो होता है वो कितना होता है, 45%। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं बेटा इसको कि ये जो प्लाज्मा होता है इसमें कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा का संगठन देखते हैं कि प्लाज्मा में क्या क्या होता है। तो देखिए बेटा, प्लाज्मा में तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वो होता है जल, जो कि 90 से 92% भाग होता है कुल प्लाज्मा का। क्या होता है बेटा, कुल प्लाज्मा का 90 से 92% भाग होता है कौन, जल।
जल सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ पोषक तत्व होते हैं, इसमें कुछ पोषक तत्व होते हैं। जैसे पोषक तत्वों के बारे में बात करें तो कौन, ग्लूकोज, ग्लूकोज होता है बेटा, एमिनो अम्ल, वसीय अम्ल, विटामिन्स, ठीक है। और इसके अलावा इसमें कुछ हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसमें उत्सर्ज्य उत्पाद, उत्सर्ज्य उत्पाद कौन कौन से बेटा, जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन आदि, ठीक है ना। मतलब जो इसमें क्या क्या पाया जाता है इसके अंदर, एक तो बेटा जल होता है, जल के अलावा कुछ पोषक पदार्थ भी होते हैं जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसीय अम्ल, विटामिन वगैरह। इसके अलावा इसमें हार्मोन्स भी पाए जाते हैं, इसमें उत्सर्ज्य उत्पाद भी पाए जाते हैं, इसमें उत्सर्ज्य उत्पाद भी पाए जाते हैं। और जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन, अमोनिया, ये सब क्या होते हैं, ये भी कहाँ पे पाए जाते हैं बेटा, रक्त में पाए जाते हैं, ठीक है। इनके अलावा अगर अपन बात करते हैं, रक्त में गैसेस भी पाई जाती हैं, गैस भी होती हैं रक्त में। और वो कौन कौन सी गैस होती हैं बेटा, O2 और CO2, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें ऑक्सीजन भी पाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है। बात समझ रही ना। इसमें क्या होती है, एक तो ऑक्सीजन भी होगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैसेज होंगी, जो इसके अंदर प्लाज्मा में घुलित अवस्था में पाई जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं, इसमें होती है कुछ लवण या इसमें कुछ मिनरल्स, कौन कौन से, वो आयनों के रूप में Cl-, K+, Na+, Ca+, बाइकार्बोनेट आयन, SO3-, बाइकार्बोनेट आयंस। ये जो है कुछ इसके अंदर लवण या मिनरल्स पाए जाते हैं जो आयंस की फॉर्म में होते हैं। और इसके अलावा इसमें होती है प्लाज्मा प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स। अब ये बेटा ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, ये कौन कौन सी होती हैं, रक्त में जो प्लाज्मा प्रोटीन होंगी वो कौन कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन्स होंगी। अगर अपन बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स की तो सबसे पहले बात करेंगे, पहला अगर एल्ब्यूमिन, पहली होती है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन बेटा ऐसी प्लाज्मा प्रोटीन हो। अब इसका कार्य क्या होता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन का काम क्या होता है बेटा, एल्ब्यूमिन प्रोटीन का काम होता है रक्त में परासरण दाब को बनाए रखना, रक्त में परासरण दाब को बनाए रखना, ठीक है ना। ये किसका काम होता है, ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन का काम होता है बेटा। और दूसरी होती है, एक होती है ग्लोबुलिन। हम बेटा किसकी बात कर रहे हैं, केवल प्लाज्मा की ही बात कर रहे हैं, संगठित पदार्थों के बारे में हम बाद में अध्ययन करेंगे, पहले हम ये प्लाज्मा का संगठन देख रहे हैं। एल्ब्यूमिन के बाद में कौन सी होती है, ग्लोबुलिन। एल्ब्यूमिन हो गई और ग्लोबुलिन। तो ग्लोबुलिन की अगर अपन बात करते हैं तो ग्लोबुलिन प्रोटीन बेटा जैसे, और ये जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का में कार्य करती हैं। इसका मतलब ये किसका निर्माण करती हैं बेटा, ये एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती हैं। ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होती है वो किसका निर्माण करती है, एंटीबॉडीज़ का। मतलब डिफेंस मैकेनिज्म में काम आती है, हमारे शरीर का सुरक्षा तंत्र का निर्माण करने में सहायक होती है कौन, ग्लोबुलिन प्रोटीन। तो और तीसरी की अगर अपन बात करते हैं, एक ये होती है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन तीसरा होता है फाइब्रिनोजन, जो प्लाज्मा प्रोटीन। तो फाइब्रिनोजन की अगर अपन बात करते हैं बेटा, तो फाइब्रिनोजन जो होती है ऐसी प्रोटीन होती है जो कि रक्त स्कंदन में सहायक होती है। मतलब रक्त का जो थक्का जमता है उस रक्त के थक्का जमने में सहायक होती है। फाइब्रिनोजन जो होती है बेटा, फाइब्रिनोजन जो रक्त में किस रूप में पाई जाती है, ये घुलनशील अवस्था में, घुलनशील अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन जैसे ही ये वायु के संपर्क में आता है तो एक विशेष प्रकार की क्रिया के द्वारा, जो कि अपन बाद में देखेंगे, एक विशेष प्रकार की क्रिया के द्वारा ये किसमें बदल जाती है, ये अघुलनशील प्रोटीन फाइब्रिन के अंदर बदल जाती है, जिससे रक्त स्कंदन की प्रक्रिया संपन्न होती है, रक्त का थक्का बन जाता है।
बात समझ आएगी बेटा। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम प्लाज्मा प्रोटीन्स की बात करें। तो ये बेटा ये किसका संगठन होता है, ये संगठन होता है किसका, प्लाज्मा का। तो अगर हम प्लाज्मा का संगठन देखें तो प्लाज्मा के संगठन में बेटा सबसे ज़्यादा होता है जल। तो सबसे पहले तो रक्त को देखते हैं हम। तो रक्त जो होता है बेटा, रक्त तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है जो कि शरीर के सभी भागों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, अब इसके अगर देखेंगे कि इसका निर्माण किस किस से होता है, तो बेटा इसको जब देखते हैं तो रक्त का निर्माण, रक्त में प्लाज्मा और संगठित पदार्थ होता है। प्लाज्मा बेटा इसका द्रव भाग होता है और संगठित पदार्थ इसका ठोस भाग होता है। ठीक है, और प्लाज्मा जो इसका कौन सा भाग होता है, प्लाज्मा इसका जो द्रव भाग होता है ये कुल रक्त का मतलब रक्त का जो होता है 55% भाग निर्मित करता है। कितना भाग बना रहा है, 55% भाग का निर्माण कर रहा है। और जो संगठित पदार्थ जो ठोस होता है, जिनमें रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो 45% भाग का निर्माण ही करता है। इसका मतलब ये किस रूप में हो गया, द्रव के रूप में हो गया। किस रूप में हो गया, द्रव के रूप में हो गया बेटा। अब देखते हैं कि इसका जो प्लाज्मा होता है उसका संगठन। प्लाज्मा में बेटा 90 से 92% क्या होता है, जल। 90 से 92% क्या मिलेगा इसके अंदर, जल मिलेगा। और इसके अलावा इसमें कुछ पोषक तत्वों की अगर अपन बात करें, जिसके अंदर ग्लूकोज, एमिनो, मतलब ये कह सकते हैं कि भोजन जो हम खाते हैं उसका जो पाचन होता है, और पाचन के बाद में उस भोजन का जो अवशोषण होता है, अवशोषित जो भी पदार्थ होते हैं सबसे पहले कहाँ जाते हैं, रक्त में। सबसे पहले वो कहाँ भेजे जाते हैं बेटा, रक्त में। तो उनको अवशोषित कर, तो सारे जो भी पोषक पदार्थ होंगे वो कहाँ पे मिलेंगे अपने को, वो बेटा कहाँ मिलेंगे अपने को, रक्त में मिलेंगे। जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल, विटामिन। ठीक है, इसके अलावा हार्मोन्स जो होते हैं बेटा वो भी रक्त के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहित होते हैं। मतलब रक्त के द्वारा ही एक अंग से दूसरे अंग तक, या ये कह सकते हैं कि जहाँ से वो स्रावित होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होकर के विशिष्ट जो अंग तक जाएगा वो किसके द्वारा जाएगा, रक्त के द्वारा ही जाएगा। तो ये भी कहाँ पे होता है, उस प्लाज्मा के अंदर उपस्थित होता है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं, इसमें हानिकारक पदार्थ जो उत्सर्जित उत्पाद होते हैं वो भी रक्त के द्वारा ही इधर उधर संचरित होते हैं। और इनमें अमोनिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिन, यूरिया, जैसे कि हम कैसे हैं यूरिको टैलिक या यूरिया उत्सर्गी प्राणी है हम बेटा। तो यूरिया उत्सर्गी प्राणी होने की वजह से हमारे रक्त में जो है वो ज़्यादा मात्रा किसकी होगी, यूरिया की। ठीक है, और इस यूरिया का परिवहन भी किसके द्वारा होता है, रक्त के द्वारा ही होता है। क्योंकि यूरिया का निर्माण यकृत में होता है और इसको भेजा जाता है कहाँ पे, वृक्कों में, किडनी में भेजा जाता है। किसके द्वारा, रक्त के द्वारा। तो रक्त प्लाज्मा के अंदर ये भी उपस्थित होता है। ठीक है, इसके अलावा जो बेटा गैसेस होती हैं, जो गैसों का परिवहन होता है, हम जब श्वसन करते हैं तो O2 अंदर जाती है, CO2 बाहर निकलती है। तो उस O2 का जो परिवहन होता है फेफड़ों से लेकर के विभिन्न ऊतकों तक O2 को पहुंचाने का काम करता है रक्त, और कार्बन डाइऑक्साइड को उन ऊतकों से फेफड़ों तक लाने का काम करता है रक्त। तो इसका मतलब इसमें भी प्लाज्मा के अंदर ये गैसेस भी पाई जाएंगी। और वो गैसें कौन सी होंगी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा, यहाँ तक हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसमें कुछ लवण भी पाए जाते हैं। इसमें कुछ लवण भी पाए जाते हैं, जिसमें क्लोराइड आयन, कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, बाइकार्बोनेट आयंस, ये सभी जो होते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें बेटा क्या होती है, इसमें होती है प्लाज्मा प्रोटीन्स। और ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन कौन सी होती हैं, एक तो होती है बेटा एल्ब्यूमिन, एक कौन सी होती है, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो होती है ये रक्त में परासरणी दाब को बनाए रखने का काम करती है, रक्त में परासरणी दाब को बनाए रखने का काम करती है। और जो ग्लोबुलिन होती है उसका काम क्या होता है, ये बेटा प्रतिरक्षा का संबंधित होती है, ये एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती है, प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है। और जो तीसरी फाइब्रिनोजन जो होता है, वो फाइब्रिनोजन बेटा ये ऐसी प्रोटीन होती है जो कि रक्त स्कंदन में सहायक होती है। बात समझ गई यहाँ तक की। तो अब बेटा हमने देख लिया प्लाज्मा का। अब आगे हम देखेंगे किसको, संगठित पदार्थों को। बेटा संगठित पदार्थ जो होते हैं ये रक्त का ठोस भाग होते हैं। रक्त का कैसा होता है, ठोस भाग होता है। मतलब इसके अंदर कणिकाएं पाई जाती हैं। मतलब इसमें 3 भागों को सम्मिलित किया गया है संगठित पदार्थों में। एक कौन कौन सी होती हैं बता सकते हो, रक्त में कौन कौन सी कणिकाएं पाई जाती हैं, कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, क्या क्या होता है ठोस पदार्थों के रूप में। एक होता है बेटा लाल रक्त कणिकाएं, RBC। एक होती है श्वेत रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं, ठीक है ना। एक होती है रक्ताणु या प्लेटलेट्स, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो अब बेटा हम आगे के लेक्चर में देखेंगे कि किन की संरचना के बारे में, किन के कार्यों के बारे में हम देखेंगे। जो संगठित पदार्थ होता है, जो RBC, WBC और प्लेटलेट जो होती हैं, उनकी संरचना के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहले इसको थोड़ा सा ध्यान से देख करके अपने कॉपीज़ के अंदर ढंग से उतारिए, उसको अपने नोट से मैच कीजिए। और जैसा कि मैंने बताया था
जैसा कि मैंने बताया था कि आज ये जो क्लास है, आज की क्लासेज जो होंगी केवल लास्ट बार यूट्यूब पर डलेंगी। इसके लिए अब आपको पहले क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियस कैरियर पॉइंट का एप्लीकेशन डाउन करना पड़ेगा। कहाँ से? प्ले स्टोर से। उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन के बाद में जितने भी वीडियोज़ हैं, जितने भी लेक्चर, जितने भी नोट्स हैं, जो भी पीडीएफ जाएगी और जितने भी टेस्ट होंगे बेटा वो सारे उसी ऐप के थ्रू होंगे। और जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा बेटा उसके वो टेस्ट से वंचित रह पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम करना है आज ही कि उस प्ले स्टोर से जो है इस न्यूक्लियस कैरियर पॉइंट के एप्लीकेशन को डाउनलोड करो ताकि अपनी स्टडी कंटिन्यू रख सको। थैंक यू बेटा।